हरिओम। वेदांत इकाई में एक विषय है विवर्त परिणामयोः तुलना। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं प्रायतः। यहाँ पर पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था वहाँ पूछा गया था कि विवर्तवादः कस्य सिद्धान्तः वर्तते। तो इसका जो उत्तर था वो अद्वैत सिद्धांत या फिर शांकर वेदांत ये कह सकते हैं। तो जो विवर्तवाद है वो क्या है, विवर्तवाद किसको कहते हैं, और परिणामवाद क्या है और परिणामवाद किसको कहते हैं, और परिणामवाद सिद्धांत किसका है। तो पहले जो है परिणामवाद को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेरे पास ये प्रत्यक्ष परिच्छेद है वेदांत परिभाषा की। ठीक है, वेदांत परिभाषा की मैंने यहाँ पर उठाया ग्रंथ है। तो ये परिणामवाद कहीं भी मिलता है, वेदांत सार में भी प्राप्त होता है, वेदांत परिभाषा ही प्राप्त होता है, पर मुझे यहाँ पर इसका लक्षण जो है यहाँ पर ठीक ठाक थोड़ा मिला, इसलिए मैंने इसको यहाँ से लिया है। तो इसके विषय में आप सर्वदर्शन संग्रह में भी पढ़ सकते हैं, विवर्तवाद के बारे में और परिणामवाद के बारे में भी। तो यहाँ पर विवर्त और परिणाम दोनों को समझने से पहले परिणामवाद किसका सिद्धांत है ये समझ लीजिए। परिणामवाद है सांख्य दर्शन के सिद्धांत है। ठीक है, सांख्य दर्शन में परिणामवाद के विषय में चर्चा किया गया है। परिणाम क्या है, देखिए परिणाम, आप एक शब्द को ध्यान रखें, परिणाम जो है ना, किसी वस्तु का परिणाम कहते हैं ना, किसी वस्तु का परिणाम है ये। परिणाम यानी कि कॉन्वर्ट, ठीक है, परिवर्तन हो जाना, उसको कहेंगे क्या, परिणाम। तो परिणामवाद किसका सिद्धांत है, सांख्य का सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए परिणाम को और एक रूप से समझ सकते हैं कि परिणाम यानी कि परिवर्तन, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन हो जाना। वस्तु वही रहेगा परंतु वो केवल परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर जो लक्षण दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो लक्षण दिया है उसको ध्यान से देखिए। परिणामों नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति। ये समय सत्ता का दिया है, समसत्ता का, ठीक है, समसत्ता का कार्यापत्ति, उसको कहेंगे परिणाम। उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, उपादान क्या है और कार्य क्या है, दो बात आप समझ लीजिए। ठीक है, उपादान, पहले आपको क्या समझना है, उपादान। उपादान क्या होता है, देखिए जैसे मिट्टी है, मिट्टी यानी कि मृत्तिका, मृत्तिका जैसे मृत्तिका है तो मृत्तिका चूर्ण रूप में है। मृत्तिका किस रूप में है, चूर्ण रूप में है। चूर्ण यानी कि मिट्टी जो है वो चूना बन के बैठा हुआ है, चूना है। ठीक है, मिट्टी जो है अभी क्या है, मृत्तिका जो है चूर्ण रूप में है। मृत्तिका जो है चूर्ण रूप में है, चूर्ण रूप में है, उसको फिर क्या कर दिए, पिंड बना दिए। पिंड माने कि जो कुंभकार होता है, जिसको कुम्हार कहते हैं, कुंभकार होता है, वो क्या करता है, पहले मिट्टी को लाता है, उसको जल आदि से भिगाता है, और फिर उसको क्या करता है, अच्छे से उसको जैसे आटा को मला जाता है इस तरह की उसको पैर से मारता है, और उसके बाद उसको गोलाकार बना देता है, पिंड बना देता है। ठीक है, ये हो गया मिट्टी। पहले क्या था, मिट्टी चूर्ण रूप में था, फिर मिट्टी पिंड हो गया, और इस पिंड को क्या करेगा, इसको जो दंड चक्र यानी कि जो कुम्हार की चक्का होता है, उस चक्का में रख करके इसको एक क्या करेगा, घटाकार रूप दे देगा, यानी कि घट बना लेगा। तो वही मिट्टी है, पहले चूर्ण रूप में था। ठीक है, वही मिट्टी है, पहले चूर्ण रूप में था, फिर पिंड रूप में आया, फिर पिंड रूप से क्या हुआ, घट रूप में आ गया। ठीक है, अब ये घट बन गया, कुल्हड़ बन गया, सराय बन गया, और भी अन्य अन्य प्रकार के पात्र बन गया। अलग अलग प्रकार से क्या हो गया, मिट्टी परिवर्तित हो गया। तो ये पहले मिट्टी का था, मृत्तिका था, पहले चूर्ण रूप में था, फिर पिंड रूप में आया, और फिर घट रूप में आया। तो इसको कहते हैं मिट्टी का परिणाम। मिट्टी का परिणाम क्या हुआ, पहले पिंड रूप में हुआ, फिर पिंड से क्या हुआ, घट रूप में परिणाम हुआ। ये घट हो गया कार्य। ठीक है, घट हो गया कार्य, और ये हो गया कारण। तो इसको कहते हैं उपादान कारण। ठीक है, कारण भी कई प्रकार के होता है, उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, और समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है, न्याय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ये उपादान कारण है। उपादान यानी कि उपादान जिस वस्तु से बना है उसको कहेंगे उपादान, इसको कहते हैं उपादान कारण। तो उपादान कारण कौन कौन हो गया, मृत्तिका, और मृत्तिका के कार्य हो गया पिंड, पिंड बन गया कार्य, और कार्य से फिर क्या बन गया, घट बन गया। तो ये क्या हो गया, कार्य हो गया, घट हो गया कार्य, पिंड हो गया कार्य, मृत्तिका के कार्य है।
तो यहाँ पर मृत्तिका था, मृत्तिका से ये परिणाम हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परिणामवाद। सांख्य इसी तरह की बात को मानता है, इसलिए इसको कहते हैं परिणामवाद। समझ में आ गया? परिणामवाद समझ में आ गया? बिल्कुल। जो परिणाम लिखा हुआ है, परिणामों नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति। समसत्ता का, समसत्ता यानी कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जो सत्ता उसमें था वही सत्ता अभी। जैसे यहाँ पर मिट्टी था, मृत्तिका था, मिट्टी से क्या बन गया? घट बन गया। घट में भी क्या है? वही मिट्टी ही है। मिट्टी के अतिरिक्त यहाँ कोई पदार्थ है क्या? नहीं है, मिट्टी ही है, वही उपादान यहाँ पर है, समसत्ता का, ठीक है ना। समसत्ता यानी कि यहाँ पर भी जो मिट्टी में जो मृत्तिकात्व था, यहाँ घट में भी वो मृत्तिकात्व है। मिट्टी में जो मृत्तिकात्व धर्म है वही मृत्तिकात्व घट में भी है। वो पत्ता, वो क्या नहीं हुआ? परिवर्तन वो कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो उपादान कारण है, उपादान कारण में जो धर्म है मृत्तिकात्व, वही मृत्तिकात्व घट में भी है, ठीक है। इस हिसाब से भी क्या हो गया? ये परिणाम हो गया केवल। इसी को कहते हैं समसत्ता का, समान सत्ता वाला। इसमें जो मृत्तिकात्व सत्ता था वही मृत्तिकात्व सत्ता किसमें है? घट में भी है। तो इसलिए इसको कहते हैं समसत्ता का, ठीक है। अब समसत्ता का पता चल गया। तो समसत्ता का परिणाम नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, ये कहते हैं क्या है? परिणाम। अब विवर्त क्या है? विवर्तवाद किसका बाद है? विवर्तवाद अद्वैत सिद्धांतियों के बाद है, अद्वैत वेदांतियों के बाद है। आचार्य शंकर की जो वाद है उसको विवर्तवाद कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वाद है, जैसे आरंभवाद है। आरंभवाद है कणभक्ष पक्ष। आरंभवाद जो होता है वो कणाद ने आरंभवाद को प्रारंभ किया। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, ऐसे करके एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे अभी विस्मृत हो रहा है और मुझे मिला नहीं इन ग्रंथों में, मैंने कहीं लिख के रखा था पर अभी नहीं मिला। तो आरंभवाद जो है कणभक्ष पक्ष, कणभक्ष यानी कि कणभक्ष पक्ष कणाद है। कणाद क्या करते थे? कण का भक्षण करते थे। कण का भक्षण कौन सा कण का? जैसे अनाज होता है, धान्य आदि होता है खेत में, जब धान्य काट दिया जाता है, जब घर में धान्य लोग काट के आते थे, काटने के बाद वहाँ पर कुछ कुछ जो है धान की कैंडी गिर जाती है, जिसको सीसा भी बोलते हैं हिंदी वालों ने, हिंदी भाषा में सीसा बोलते हैं, कहीं पर कैंडी बोलते हैं, ठीक है। तो कैरी भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो धान की जो कैंडी होता है वो गिर जाती है, तो उसको क्या करते थे? कणाद महर्षि जो है उसको उठा के ले जाते थे और उसी को ही अपने उपयोग करते थे, ठीक है। इसको कहते हैं शुद्ध अन्न, क्योंकि जो अन्न का उपयोग जिसने खेती किया था उसने अपने अन्न का क्या किया? उपार्जन कर लिया। उपार्जन मतलब काट लिया, काट के ले गया, घर पे ले गया, तो उसका जो अतिरिक्त पड़ा हुआ जिसको छोड़ के चला गया उसको क्या करते हैं? वो ले जाते हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध अन्न। और ऐसे अन्न का जो सेवन करते हैं उसमें मन भी शुद्ध होता है और उससे अपना पुण्य का क्षय नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इस प्रकार की संतों में आचरण करते हैं। ऐसे एक वेदांत देशिक स्वामी जी हुए हैं, जो रामानुज संप्रदाय में बहुत प्रचंड विद्वान थे और वो बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तत्वमुक्ता कलाप आदि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। न्यायाञ्जनम है, तत्वमुक्ता कलाप है, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। सहस्त्र पादुका एक लिखे हैं जो श्री राम जी की पादुका के ऊपर है। और पिछले बार क्वेश्चन भी आया था वेदांत देशिक के बारे में कि स्तोत्रकारः कः, अस्मिन् मध्ये स्तोत्रकारः का क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो वेदांत देशिक को स्तोत्रकार है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र, आलवंदार स्तोत्र आदि रचना किए हैं, ठीक है। इसलिए उनको स्तोत्रकार भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चर्चा कर दिया। तो वेदांत देशिक स्वामी जी क्या करते थे? वो भी कण का संग्रह करके ही अपने जीवन यापन करते थे, इसलिए उनका भी इसमें प्रतिष्ठा है। और जो कणभक्ष पक्ष है, जो कणाद महर्षि है, ठीक है, कण का वो संग्रह करते थे, इसलिए उनके नाम कणाद पड़ गया, ठीक है। जो कणभक्ष पक्ष यानी कि कणाद महर्षि जो है आरंभवाद को मानता है, यानी कि ये न्याय वैशेषिक का मत है। न्याय और वैशेषिक मत विशेष करके है, पर न्याय वैशेषिक मत दोनों भी मानते हैं इसको, ठीक है। अब परिणामवाद हो गया किसका? सांख्य का मत है। विवर्तवाद किसका हो गया? विवर्तवाद हो गया वेदांत, जो अद्वैत वेदांतियों के मत है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सत्कार्यवाद, एक सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद भी सांख्य मानते हैं। सत्कार्यवाद को कौन मानता है? सांख्य मानते हैं। और रामानुज संप्रदाय जो है, रामानुज वेदांती, विशिष्टाद्वैत वेदांती भी सत्कार्यवाद को मानता है। ये भी ध्यान रखना, नोट करके रखिए, ये सुन लीजिए ध्यान से, तो आपको परीक्षा में कहीं भी आएगा तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं विवर्तवाद में के ऊपर। विवर्तवाद का यहाँ पर क्या बनाया है? देखिए, विवर्त नामो
उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, विषम सत्ता का कार्यापत्ति, ठीक है, विषम सत्ता का कार्यापत्ति। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, परिणाम में समसत्ता का कार्यापत्ति, यहाँ पर विषम सत्ता का कार्यापत्ति। विषम सत्ता यानी कि सत्ता बराबर ना हो, यानी कि विषम हो जाए, ठीक है। जैसे इसके लिए कुछ यहाँ पर चर्चा की गई है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्या चर्चा किया अभी, विवर्तवाद, विवर्तवाद, विषम सत्ता का कार्यापत्ति कह रहे हैं। विषम सत्ता क्या है, देखिए, यानी कि ये एक, आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको प्रातः समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, आप प्रातः चल रहे रास्ते में, वहाँ पर एक रस्सी दिखाई दिया आपको, इस प्रकार एक रस्सी पड़ा हुआ है, अंधेरा अंधेरा है, आपको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने देखा, आपने कहा कि सर्प है, और आपने उधर गए नहीं और रास्ता काट करके चले गए। आजकल तो ये संभव नहीं है, ये सारी अनुभूति आप लोगों को पता नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। हम ये जानते हैं क्योंकि हम गांव में रहते थे, अभी गांव में नहीं रहते हैं, पर अभी भी हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर जंगल है, ठीक है, और बिजली नहीं होती है। तो ऐसे जगह में जब हम रास्ते पे चलते हैं तो ऐसे भ्रांति होती है, ठीक है, सर्प की भ्रांति होती है रज्जु में, ये रस्सी पड़ा हुआ है, सर्प जैसे लग रहा है। तो एक बार हमारे साथ ऐसे हुआ था, हम प्रातः समय हमारे पिताजी के साथ, हमारे जो बगीचा था, खेती थी, वहाँ पर हमने सब्जी उगाया था, वहाँ पानी देने जा रहे थे, और वहाँ जाते जाते हमने देखा कि एक पेड़ लटका हुआ था। हमको लगा कि हाथी खड़ा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली हाथी वहाँ आया था, पर वो हाथी ने उस डाल को तोड़ दिया था, पेड़ को। तो जो पेड़, बहुत बड़ा पेड़ तोड़ दिया था, एक डाली को, आम का पेड़ था, तो वो डाली को देख करके हमें संशय हुआ कि ये तो हाथी खड़ा हुआ है। लगभग ये रात्रि की 3 बजे के आसपास के समय रहा होगा। तो हम वापस आ गए वहाँ से, और आधे घंटे तक खड़े रहे, फिर जाकर के गए जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ। तो इस प्रकार की भ्रांति होता है, ठीक है। स्थाणु वा पुरुषो वा, ऐसे भी एक दृष्टांत देते हैं, स्थाणु वा पुरुषो वा। इसका मैंने दृष्टांत अभी दिया आपको कि स्थाणु है कि पुरुष है, यानी कि एक ठूंठ है। ठूंठ यानी कि एक लकड़ी का खंभा गाड़ा गाड़ दिया जाता है ज़मीन पर। जब वो खंभा गाड़ दिया जाता है तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसमें कुछ विकृतियाँ आ जाती है, ठीक है, उसके आसपास की सारी चीज़ें हट जाती है, वो केवल खड़ा रहता है। तो आप अंधेरा में जाएंगे तो आपको दूर से दिखाई देगा कि कोई खड़ा हुआ है वहाँ पर। इसको कहते हैं स्थाणु वा पुरुषो वा, ठीक है। स्थाणु है कि पुरुष है, संशय हो रहा है, तो इसको इस प्रकार की एक भ्रांति होती है। तो यहाँ पर हमारे कहने का ये था कि यहाँ पर जो सर्प है, रज्जु में सर्प का भ्रांति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रांति किस लिए हुआ, अज्ञानवश हुआ, यानी कि वहाँ पर दोष है। क्या दोष है? कि आपको स्वच्छ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर रज्जु में सर्प का भ्रांति हुआ, रज्जु में सर्प का भ्रांति हुआ। रज्जु में जो सर्प में भ्रांति हुआ, सर्प आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ सर्प है। यहाँ क्या सर्प की धर्म है क्या? सर्प रूपक सत्ता है क्या? यहाँ पर नहीं है, इसमें रज्जु रूपक सत्ता है, ठीक है, रज्जु रूपक सत्ता है, सर्प रूपक सत्ता नहीं है। रज्जु में क्या रहेगा? रज्जुत्व धर्म रहेगा, सर्प में सर्पत्व धर्म रहेगा। तो रज्जुत्व, जो सर्प रज्जुत्व है उसमें रज्जुत्व में रज्जुत्व रहेगा, पर सर्प में सर्पत्व रहेगा, परंतु रज्जुत्व में सर्पत्व की भ्रांति हो रही है। थोड़ी देर के बाद आपने देखे कि यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये भ्रांति दूर हो गया और ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? रज्जुत्व का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विवर्तवाद, ठीक है। आपको सर्प का ज्ञान हो गया, सर्प का ज्ञान हो गया, इसको कहते हैं क्या है? विवर्तवाद। अभी देखते हैं, और यहाँ पर एक प्रसंग और दिया है, देखिए, प्रातिभाषिक रजतम च अविद्या अपेक्षया परिणाम चैतन्य अपेक्षया विवर्त इति च उच्यते। ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट, ठीक है। ऐसे पॉइंट पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए, प्रातिभाषिक रजतम, एक रजत है, प्रातिभाषिक रजतम च अविद्या अपेक्षया परिणाम। प्रातिभाषिक रजत अविद्या की अपेक्षा वो परिणाम है। रजत का यहाँ दृष्टांत कहाँ पर इसका बैठता है? देखिए, सीपी है, सीपी यानी कि सामुका, जिसको आप लोग सामुका कहते हैं, जिस सामुका में क्या मिलता है? मोती मिलता है, उसी को कहते हैं सीपी, ठीक है। इस तरह के मान लीजिए सीपी है। तो सीपी जो होता है, सीपी में क्या होता है? सीपी में चाकचक्य होता है, जैसे चाकचक्य चमकीला होता है सीपी। और सीपी को देखे आपने, और सीपी को देख करके आपको लगा कि ये रजत है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, चांदी है, इस प्रकार के आपको भ्रांति हो गया, ठीक है। चांदी, आपको ज्ञान हो गया कि जो रजत जो आपने देखा था वो चांदी है, ठीक है। आप चले गए, अब दोबारा आप उसको देखे ही नहीं, तो आपको क्या ज्ञान हुआ? अभी तक
वो चांदी है। आपको ये ज्ञान हुआ क्या कि वो सीपी है? नहीं ज्ञान हुआ। यानी कि आपको जो ज्ञान हुआ है वास्तविक में वो क्या है? वो सीपी है, परंतु आपको ज्ञान क्या हुआ है? चांदी, रजत ज्ञान हुआ है। जब रजत ज्ञान हुआ है और आपने उसका ज्ञान का निवृत्ति नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं किसके अपेक्षा? अविद्या के अपेक्षा। यानी कि आपके अंदर अविद्या है और वो अविद्या का दूर नहीं हुआ। ठीक है, अविद्या है, अविद्या का दूर नहीं हुआ। इसको कहते हैं इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं प्रातिभाषिक रजतम च अविद्या अपेक्षया परिणाम। ये अविद्या की अपेक्षा में ये परिणाम है। ठीक है, इसको कहेंगे परिणामवाद। ये परिणाम कहेंगे इसको, अविद्या की अपेक्षा में। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि प्रातिभाषिक रजत अविद्या अपेक्षा परिणाम अथवा विवर्तः वर्तते। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कि प्रातिभाषिक रजत अविद्या की अपेक्षा में परिणाम है कि विवर्त है। ठीक है, या फिर प्रातिभाषिक रजत चैतन्य अपेक्षा में विवर्त होता है कि परिणाम होता है। तो यहाँ पर दो बातें दिया है, विवर्त होता है, परिणाम होता है क्या? अविद्या की अपेक्षा से। कौन? प्रातिभाषिक रजत। ये जो रजत का आपको ज्ञान हुआ, ये प्रातिभाषिक ज्ञान हुआ, आपको प्रातिभाषिक हुआ, यानी कि प्रतीति हुआ था यहाँ पर कि ये रजत है। तो ये जो हुआ ये अविद्या की अपेक्षा से क्या हो गया? ये परिणाम हो गया, यानी कि जो सीपी था वो रजत हो गया। ठीक है, और दूसरा चैतन्य अपेक्षा विवर्त है। चैतन्य की अपेक्षा में क्या है? विवर्त है। ठीक है, विवर्त चैतन्य अपेक्षा क्या है? विवर्त। चैतन्य की अपेक्षा कैसे है? जैसे चैतन्य जो चैतन्य है, चैतन्य इसमें भी है। ठीक है, रजत में भी चैतन्य है और सीपी में भी चैतन्य है और रजत में भी चैतन्य है। चैतन्य यानी कि जो ब्रह्म है। ठीक है, चैतन्य कहते हैं उसको। उसका जो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब, शंकर मत में कहते हैं ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो सभी वस्तु में पड़ता है, इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं। सभी में ब्रह्म ही है। जैसे आपके पेन है, पेन में भी ब्रह्म है, चेतन है। ठीक है, उसके अंदर चेतन है, ब्रह्म में भी चेतन है। पत्थर है, पत्थर में भी चेतन है। आपका शरीर है, शरीर में भी चेतन है। परंतु ये जो पेन है, पेन में ब्रह्म है, परंतु उसमें क्या है? अंतःकरण नहीं है। ठीक है, और जो शरीर है, शरीर में अंतःकरण है, इसलिए वो चलता फिरता है, परंतु चेतन सब में। इसलिए चैतन्य की अपेक्षा ये क्या हो गया? विवर्त हो गया। विवर्त क्या होता है? विषम सत्ता का। परंतु इसमें जो विषम सत्ता का, इसमें जो चैतन्य क्या है? चैतन्य तो इसमें है, परंतु ये जो रजत्व धर्म, ये जो सीपित्व धर्म है, वो सीपित्व धर्म का कहाँ नहीं है? रजतत्व में नहीं है, परंतु इसीलिए ये विषम सत्ता का हो गया। ठीक है, और परिणाम में क्या होता? अविद्या है। अविद्या अपेक्षा से ये कैसे होगा परिणाम? जैसे यहाँ पर सीपित्व धर्म है, सीपित्व धर्म इसमें है क्या? रजतत्व में नहीं है, परंतु अब क्या हुआ? रजतत्व का ज्ञान हुआ। तो यानी कि आपको रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान हुआ। रजतत्व विशिष्ट जब रजत का ज्ञान होता है तो ये सीपी में भी आपको क्या दिखेगा? रजतत्व दिखेगा, परंतु रजतत्व नहीं है। तो यहाँ भी रजतत्व है, यहाँ भी रजतत्व है, इसलिए इसको कहते हैं परिणाम। अविद्या की अपेक्षा में परिणाम है, यानी कि आपको अज्ञान हुआ है, परंतु आपको नहीं पता अज्ञान हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दोनों पर रजतत्व धर्म आपको विशिष्ट ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं परिणाम। और परिणाम और इसका समझ में आ गया। जो विवर्त अविद्या परिणाम रूपम च तत् रजतम अविद्या अधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान विद्या अधिष्ठान आश्रित नियमात्। ये कहते हैं कि जो अविद्या की अधिष्ठान है, ठीक है, वो रजतत्व और इसका जो अधिष्ठान है वो क्या है? चैतन्य है, इसीलिए वहाँ पर विवर्त हो गया। और आगे चलेंगे, यहाँ पर और एक विषय की चर्चा हुई है। यहाँ पर और एक विषय की चर्चा हुई है जिसका आपको इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसमें 3 प्रकार की सत्ता का विचार किया गया है। एक पारमार्थिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है और प्रातिभाषिक सत्ता है। ये नोट कर लीजिए। सत्ता कतिविधम, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अद्वैत वेदांतानुसारम सत्ता कतिविधम। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं त्रिविधम, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता क्या है और व्यवहारिक सत्ता क्या है और प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता वो होता है जैसे वास्तविक है, ठीक है, जैसे मृत्तिका है, मृत्तिका से जो घट बनता है वो क्या है?
मृत्तिका में जो मृतितत्व है, मृतत्व है, ठीक है, मृत्तिकात्व है, वही घट में भी मृत्तिकात्व है। तो ये क्या हो गया, परमार्थ है, वास्तविक है ये। तो इसी को कहते हैं पारमार्थिक सत्ता, ठीक है। और व्यवहारिक सत्ता क्या है, जैसे जगत है, जगत उत्पत्ति से लेकर के लय तक बीच में जो दिखाई देता है, जो कुछ चलना फिरना, खाना उठना बैठना, जगत की जन्म मृत्यु, ये सारे जितने भी है, ये सब क्या है, व्यवहारिक है। इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता है जैसे सीपी है, सीपी में आपने रजत को देखा, जब रजत का ज्ञान हुआ तो इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभास हुआ, ठीक है, प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं इसको। यहाँ पर भी लिखा है पारमार्थिक सत्ता नित्य होती है, व्यवहारिक सत्ता केवल स्थिति काल में उत्पत्ति पूर्व से नाश के अनंतर होती है, ठीक है। और कल्प के आरंभ से उसके अंत तक जो काल होते हैं उसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रज्जु पर भाषित होने वाला सर्प प्रातिभाषिक पदार्थ होता है, प्रातिभाषिक सत्ता होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है प्रातिभाषिक पदार्थ, इसकी सत्ता को प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। तो इसका जो अधिष्ठान, हाँ, अधिष्ठान के ज्ञान से उसका बाद हो जाता है, जो प्रातिभाषिक सत्ता है अधिष्ठान के ज्ञान से। जैसे आपको सीपी में आपको रजत की ज्ञान हुआ, और इसको आपको क्या हो गया, अधिष्ठान के ज्ञान हो गया कि सीपी ही है, तो आपका अविद्या नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो क्या हो गया, आपको रजत ज्ञान नहीं होगा, सीपी ज्ञान होगा। तो इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता में अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान मतलब जो पहले था, अधिष्ठान का ज्ञान होने से उसका भी क्या हो जाता है, बाद हो जाता है प्रातिभाषिक सत्ता का। आगे जो भी टॉपिक दिया है ये सब शास्त्रार्थ के लिए दिया है। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए तो। पर मैंने आपको जितना विषय आवश्यक था यहाँ पर, जो विवर्त और परिणाम के बीच में जो तुलना करना था, इसमें क्या अंतर है, क्या भेद है, और इसका जो डेफिनेशन क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता दिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे विषय का मैंने चर्चा किया, जिससे कि आपको परीक्षा में अगर इस तरह की कोई क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर यहाँ से मैंने आज जितने विषय आपको चर्चा किया, यदि परिणाम के विषय में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि अगर कहीं घुमा कर क्वेश्चन देता है तो आपको थोड़ा बहुत बुद्धि लगा करके उसका जो है आंसर करना पड़ेगा। तो पर आंसर हो जाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा टॉपिक में आप लोगों को चाहिए इस समय। मुझे लगता है मैंने जितना विषय होना चाहिए था, मैंने काफ़ी विषय को यहाँ पर कवर करके रखा है। जैसे न्याय वैशेषिक हो गया, मीमांसा दर्शन में भी हमने सभी लक्षणों को हमने विचार कर लिया है। और जैसे यहाँ पर धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में भी जो श्राद्ध विमर्श है और प्रायश्चित विमर्श है, इन सारे विषय को हमने अध्ययन किया है। और इनके मूल आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो इनका मूल भी आप पढ़ सकते हैं। आचार विमर्श, व्यवहार विमर्श, इनको आप पढ़ सकते हैं। और व्याकरण में भी हमने काफ़ी विषय को चर्चा किया है, और यदि आवश्यक पड़ेगा देखेंगे। और ज्योतिष में तो आपको इसमें याद करने के विषय 2-3 है, नक्षत्र है, राशि परिचय, ग्रह परिचय, दशम भाव विचार, इन सबको आपको याद करने की आवश्यकता है। इसकी नोट्स भी आप लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी है। और नहीं तो आप व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और नहीं तो किसी वीडियो में भी स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर नंबर दिया रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और सर्वदर्शन में भी हमने बहुत सारे विषय यहाँ पर, अष्टांग योग है, समाधि है, शिव शक्ति स्वरूप है, शून्यवाद, शादवाद, भक्ति तत्वम, ये सारे विषय का हमने वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। इसका पीडीएफ भी जहाँ तक आपको मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि आप पीडीएफ की अपेक्षा इसका वीडियो देखेंगे तो बेटर रहेगा। और पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसका सर्वदर्शन संग्रह में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साहित्य में भी आपको काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, वृत्ति विचार है, काव्य वेद है, अलंकार है, छंद है, इन सारे विषयों का हमने बहुत सारी जगह में चर्चा भी किए हैं। अलंकार और छंद के बारे में तो पहले से हमने पढ़ा दिए थे, उसकी वीडियो ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसको आप देख सकते हैं। और काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, वृत्ति विचार, इन सबको हमने अल्प अल्प मात्रा में कराए हैं। हमारे पास जितना मटेरियल पहुंचा था, जितना हमने अध्ययन कर पाए, उसको हमने बता रखे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक दो क्वेश्चन यहाँ से साहित्य में जो आते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, मतलब थोड़ा अंदर गहराई से पूछा जाता है। उन विषय का तो हमको भी ज़्यादा प्रॉपरली नहीं ज्ञान हो पाता, क्योंकि हमारे विषय साहित्य नहीं है, हमने साहित्य अध्ययन कभी किया नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अब उसको टाइम लगेगा कि इतने सारे, देखिए एक विषय होता है 10 साल के अध्ययन, 10 साल के अध्ययन में हमने जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आज हम वो आपको बता सकते हैं। परंतु कोई 1 साल का अध्ययन हो तो 1 साल के अध्ययन में थोड़ा ही मात्रा में हमें भी ज्ञान होता है। पर हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो और कोई विषय इसमें छूटा हुआ है
और जिसके विषय में चर्चा करना बाकी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इस बार हमारे भी थोड़ा प्रॉब्लम रही, तो हमने जैसे इसको सोचा था रिवीजन वगैरह के लिए और जो क्लास जैसे रेगुलर जो क्लास चलाने की हमने भी विचार किया था वो नहीं हो पाया। परिस्थितिवश हमारे सारे जो सामग्री है वो कुछ प्रॉब्लम शुरू रखी है, लैपटॉप वगैरह ख़राब हो जाने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाया। अगले बार देखेंगे, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा, जब फॉर्म आएगा तब हम प्रयास करेंगे इन विषय को कंटिन्यू एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को 10 दिन 5 दिन 8 दिन दे करके पूरे के पूरे लाइव अध्ययन करने का। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन होती जाती है और जो स्टूडेंट उसको अध्ययन करते हैं उनको मन लगा रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। डेली अगर एक क्लास वो पढ़ते हैं तो फिर डेली उनको उसका होमवर्क करना होता है, डेली उसको विचार करना होता है, तो उससे अच्छा होता है। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और अलग अलग अध्ययन का लंबा समय में कर पाते हैं। अभी आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ी समय में थोड़ी ही होता है, जब डेली क्लास चलती है तो अगर आपका डिस्टर्बेंस होता है तो भी आप बहुत सारे कुछ अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे प्रयास रहेगा इसको लाइव करने का। देखते हैं आगे क्या सुविधाएं होती है और देखेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटी होती है जिससे कि छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। थोड़ा बहुत हमारे तरफ से भी और आपके तरफ से भी कुछ हो सकता है, कुछ समस्याएं आए और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए कुछ और भी तरीक़ाएँ हम लोग को अपनाना पड़ सकता है, जिससे कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो। नेट बहुत ज़रूरी हो गया है अब तो कंपल्सरी कर दिया है बहुत जगह में। पीएचडी वगैरह की अप्लाई करते हैं तो आपको कंपल्सरी है और इसीलिए थोड़ा बहुत आप अगर सहन करते किसी बात को, कोई तकलीफ़ होता है तो उन तकलीफ़ को भी थोड़ा बहुत झेलना चाहिए और फिर भी अध्ययन करते रहना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं होती है ये, ठीक है। हम बहुत कुछ कर जाते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पर हम सही मार्ग में अगर एक कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम हमको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, नेट तो क्लियर कर ही लेंगे आप, मुझे पता है, पर नेट के साथ साथ आपकी लाइफ में भी ये काम में आएगा। जब आप कहीं टीचिंग लाइन में जाएंगे, अध्ययन कराएंगे, किसी प्रोफेशनल लाइन में जाएंगे तो वहाँ भी अध्ययन कराएंगे, तो ऐसी जगह पे आपको ये सारे विषय बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए अध्ययन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं और देखते हैं आगे किस विषय पर चर्चा किया जा सकता है।